हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी का प्रोस्पेक्टस। बिकॉज कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जो कि आपको आपके फॉर्म भरने से पहले पता होनी चाहिए। आई होप कि आपने इसे रीड कर लिया होगा। तो ये आपका एकेडमिक सेक्शन 2026-2027 का प्रोस्पेक्टस है और इसमें आपके तीनों यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होंगे, लाइक UCMS, GB पंत और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं ताकि मैं वही चीज़ें बताऊँ जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जो न्यू प्रोस्पेक्टस है वो किसकी गाइडलाइंस के अंडर आया है? नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। आपकी जो ओपनिंग डेट थी 5 मई, जबकि ये आया 8 मई को था। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन, अब आपके जो फॉर्म्स की क्लोजिंग डेट है वो 20 मई है और आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो 25 मई को करना है। डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 30 मई को होगा, सैटरडे वाले दिन। और जो आपका एग्ज़ाम टाइम है वो 11 बजे से लेके 12:30 तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। वेन्यू फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और वेन्यू क्या है आपका? UCMS। और जो ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं उन्हें भी आपको UCMS ही आना है एग्ज़ाम देने के लिए। बाकी ये तीनों चीज़ें जो हैं कि रिजल्ट कब आएगा या काउंसलिंग, ये सब आपको वेबसाइट पे अपडेट रहना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो बच्चे जिन्होंने दोनों चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, रेडियोग्राफी के लिए भी और BMLS के लिए, तो हु अप्लाई फॉर बोथ द BSc MT रेडियोग्राफी एंड द BMLS प्रोग्राम्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। मीन्स अब आपका एडमिशन किस बेस पे होगा जो दोनों अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कोर्स सिलेक्शन। कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर बोथ कोर्सेज मस्ट सेलेक्ट चूज ओनली वन कोर्स फॉर द फाइनल अलॉटमेंट ऑफ सीट। सपोज आपकी रैंक अच्छी आती है, आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको BMLS लेना है या फिर रेडियोग्राफी लेना है, तो आपको वहीं पे चूज करना है। ठीक है। मेरिट बेस्ड अलॉटमेंट मीन सीट अलॉटमेंट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन योर मेरिट रैंक, कैटेगरी, करंट सीट अवेलेबिलिटी। ठीक है। तो जो आपको जो एडमिशन है वो किस बेस पे मिलेगा? जो आपकी कैटेगरी है और जो आपकी रैंक आई है। इसके बाद चॉइस कंफर्मेशन। वंस द कैंडिडेट चूजेज एन अवेलेबल प्रोग्राम दे मस्ट कंफर्म देयर चॉइस एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के टाइम ही आपको अपनी चॉइस बतानी है जो भी है। वेटिंग लिस्ट पॉलिसी। शुड द सीट्स इन योर चूजन प्रोग्राम बी फिल्ड सेपरेट कोर्स वाइज एंड कैटेगरी वाइज। यानी कि अभी मैं आपको आगे सीट मैट्रिक्स दिखाऊंगी, तो सीट मैट्रिक्स से अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिलेगी। ठीक है। अब बाकी ये सब कुछ नहीं है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद देखते हैं। यानी कि वो जो नीट वाली बात थी वो और कंफर्म करनी पड़ेगी मुझे, एक बार और एकेडमिक सेक्शन जाके मैं देखूंगी। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें कहीं भी ऐसा सच कुछ नहीं लिखा कि आपका नीट क्लियर होना चाहिए या एडमिशन होना चाहिए, जो भी है। यहाँ पे बस ये लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट 12th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 स्कीम एज अ रेगुलर स्टूडेंट। मतलब आपने किसी भी बोर्ड से अपना 12th क्लियर कर रखा हो। एंड स्टूडेंट अपियरिंग फॉर CBSE इन अदर स्टेट बोर्ड विल बी एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा। और जो कि दिल्ली के बाहर के वो ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल है। और सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में कई होनी चाहिए। PCM वाला नहीं चलेगा। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपको कुछ सब्जेक्ट दिखाए गए हैं कि इंग्लिश, PCB हो गया, जूलॉजी और एनी अदर लैंग्वेज, ये सब मतलब कोई भी 5 सब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पे आपसे परसेंटेज निकालने के लिए भी बोला जाता है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड। अब आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एग्जामिनेशंस में आप थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास होने चाहिए आपके 12th एग्जाम में। पिछले साल किसी का कमेंट आया था कि मैं कंपार्टमेंट के पेपर दे रहा हूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने एक बार साफ मेंशन कर रखा है, इफ़ ही और शी इज़ प्लेस्ड अंडर कंपार्टमेंट वो एलिजिबल नहीं है। एंड इफ़ शी इज़ रीअपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। आपको पूरा पास होना ज़रूरी अपने 12th के एग्जामिनेशंस में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो इसकी जो फीस है वो 1000 है एंड 500 है इन केस ऑफ SC, ST, PWD और लास्ट डेट है 20 मई। और ये रिफंडेड फीस नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। एवरी कैंडिडेट मस्ट टेक द प्रिंट आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी कैंडिडेट मस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। जब एप्लीकेशन आप फॉर्म भरोगे उसके बाद आपको उसको प्रिंट आउट भी करवाना है, बिकॉज वो आपको काउंसलिंग वाले दिन लेके जाना होता है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म शेल नॉट बी कंसिडर्ड, और आपका इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं माना जाएगा। और जो फीस स्लिप होती है, ट्रांजैक्शन स्लिप जो होती है, वो भी आपको क्या है निकलवा के लेके जानी है। ये मैं बाद में काउंसलिंग के टाइम से पहले बताती हूँ, बट मैं आपको अभी बता रही हूँ कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप ट्रांजैक्शन स्लिप भी निकलवा लीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म भी। अब ऑल कॉलम्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड अप इन अ ब्लॉक लेटर्स।
ये तो आपका जहाँ पे भी आप भरवाओगे उसे पता ही होता है कि साइबर कैफे वाले को कैसे फॉर्म को फिल करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द एग्जामिनेशन शेल बी ऑफ 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का एग्जाम होगा क्योंकि 11 से 12:30 है। एंड शेल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर कंटेनिंग, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, बट आप स्टेटमेंट वाइज भी मान के चलो क्योंकि ये नीट की तरह ही होता है। असर्शन रीजन भी आते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं, और आपके जो करेक्ट स्टेटमेंट है यानी वो भी आते हैं, और मल्टीपल चॉइस तो आते ही हैं। तो पूरा नीट की तरह पैटर्न रहता है। एडमिट कार्ड शुड बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू कॉलेज वेबसाइट, और कॉलेज वेबसाइट पे आपको अपडेट हो जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, डाउनलोड कर लो। बस सपोज किसी बच्चे का नहीं हो पा रहा है कुछ, तो आपको क्या करना है, एकेडमिक सेक्शन में जाना है, रूम नंबर 210 में, जो कि 2nd फ्लोर है यूसीएमएस कॉलेज में। वहाँ पे आपको जाना है, बट आपको वैलिड आईडी प्रूफ के साथ ही जाना है ताकि उन्हें पता चल सके हाँ कि इस बच्चे ने फॉर्म भरा है। अब बात करते हैं सिलेबस की। द जर्नल स्टैंडर्ड ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 11th एंड 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट, यानी पीसीबी होगा 11th + 12। देखो इस बार पूरा क्लियर कर रखा है, वरना मुझे जहां तक याद है पिछली बार के प्रोस्पेक्टस में इन्होंने सिर्फ 12th लिख रखा था, तो काफी बच्चे सिर्फ 12th पढ़ के चले गए थे, और जब वहां पे वो गए तो उन्होंने 11th का सिलेबस भी देखा था। तो यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन कर रहा है 11th + 12th। डिलीटेड का नहीं लिखा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप डिलीटेड सिलेबस जरूर करना, और जो मैंने 2024 के PYQs अपलोड करें अपने चैनल पे उनको भी जाके आप एक आइडिया लगा सकते हो कि उसमें वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस भी तक पूछ रखे हैं, शायद वो डिलीटेड ही है। इसके बाद द एंट्रेंस टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर कंटेनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 3 आएंगे, और ऑर्गेनिक भी है, और फिजिकल भी आएगी, और इनऑर्गेनिक भी है, मतलब मेंशन इन्होंने ऑर्गेनिक का रखी है। बायोलॉजी में भी बॉटनी के 15 एंड जूलॉजी की भी 15 आएंगे। एंड द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश ओनली एंड नेगेटिव मार्किंग, सो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द एंट्रेंस टेस्ट। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे 90 के 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, जो नहीं आते उसमें तुक्का लगाया है ना। इसके बाद बात करते हैं सीट मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट, तो ये टोटल सीट्स है 45 रेडियोग्राफी की, जिसमें कि 30 है यूसीएमएस, जिपमर यानी पंत उसकी है 5, और एलएचएमसी की है 10। यूसीएमएस में जो 30 सीट्स हैं उसमें आपकी 25 सीट्स होती है दिल्ली कोटा की, और 15 होती है ऑल इंडिया, 5 सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा की। जिपमर जो 5 सीट्स है यानी पंत में, वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है, और एलएचएमसी की भी 10 सीट सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है। ये आप एक बार जो सीट मैट्रिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के जरिए आपको क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। अब सीट में ये पूछते हैं कि ईडब्ल्यूएस है, सपोज ईडब्ल्यूएस के दोनों बच्चों ने सीट ले ली, कि अब हम जर्नल वालों की सीट ले सकते हैं? तो ऐसा तो नहीं है। आप जर्नल वालों की सीट कब ले सकते हो, जब आप टॉप रैंक कर सो, मीन्स आपकी रैंक 1, 2, 3 आई है, तो उन्होंने आपको चॉइस दे दी कि बच्चे आप अपनी ईडब्ल्यूएस से जाना चाहते हो या जर्नल वाली लेके जाना चाहते हो। सपोज आपने जर्नल वाली ले ली तो आगे वाले जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे उनको फायदा हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप नीचे रैंक रखते हो, आपकी रैंक लाइक 35 या 40 आई और आप जर्नल वाले की सीट ले सकते हो, तो ऐसा नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस की फील हो गई तो दैट मीन्स इट्स इनफ। अब ये ऑल इंडिया वाला का है कि एसटी की 1, ओबीसी की 1, जर्नल की 3, बाकी जो ऑल दिल्ली वाले हैं उनमें जर्नल की 13 सीट्स हैं। ये पंत का सीट मैट्रिक्स है, और ये एलएचएमसी का सीट मैट्रिक्स है। ये 6 हैं एलएचएमसी में, और जिपमर में 2 हैं। तो ये आप एक बार पढ़ सकते हो। कमेंट था कि ड्यू वार्ड कोटा क्या होता है। तो ड्यू वार्ड कोटा में अगर आपसे सपोज एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने को आता है, तो अगर आपके पेरेंट्स ड्यू में काम नहीं करते हैं तो आपको नो करना है, अगर करते हैं तो येस करना है, बिकॉज आगे चल के जो काउंसलिंग के टाइम पे ड्यू वार्ड कोटा वालों को फायदा मिलता है, उनके जरिए भी एडमिशन होता है। यानी 2 सीट्स हैं शायद ड्यू वार्ड कोटा की। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स समरी काफ़ी चेंज हो गया है। देखो जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो 3 ईयर्स है एकेडमिक ईयर्स, बट प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप, जो कि सिर्फ इस साल से आया। अभी तक का क्या था, सिर्फ 3 साल का कोर्स था, कोई इंटर्नशिप नहीं थी। मोड ऑफ कोर्स सेमेस्टर मोड, ये भी चेंज हो गया, यानी कि 6 सेमेस्टर में डिवाइड हो गया, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। बट अभी तक जो चल रहा था वो एनुअल मोड चल रहा था, मीन साल में सिर्फ एक बार एग्जाम्स होते थे, अभी सेमेस्टर वाइज हो गया। इनटेक बता दिया आपको। एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट विद साइंस, अगेन यहाँ पे कोई भी नीट का कोई मेंशन नहीं कर रखा है। मीडियम ऑफ कोर्स इंग्लिश रहने वाला है। एडमिशन प्रोसीजर, एंट्रेंस टेस्ट जो आप करोगे अभी, कमेंसमेंट ऑफ सेशन 1 अगस्त एंड क्लोजिंग ऑफ एडमिशन 30 नवंबर। तो ये जो 30 नवंबर दे रखा है मीन्स बॉन्ड वाला सिस्टम यहीं पे आता है। यानी कि अगर सपोज आपने एडमिशन कर लिया और आपने 30 नवंबर के बाद कोर्स छोड़ा है ना, या फिर उन्होंने जो भी आपको टाइम दिया था कि आप अक्टूबर के लास्ट में या सितंबर के लास्ट में कोर्स छोड़ सकते हो, तो जब तक तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, बट उसके बाद आपको क्या है 50,000 का बॉन्ड देना पड़ेगा।
मैक्सिमम स्पैन पीरियड है 7 साल का। और स्टाइपेंड देखो ड्यूरिंग इंटर्नशिप सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द यूजीसी। अब ये यूजीसी बताएगा कि स्टाइपेंड मिलना है, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सब बात की बात है। अब टाइमिंग शेड्यूल, रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द अलॉटेड सीट, आपको सीट्स मिल जाएंगी 10:30 तक। एंड द इशू ऑफ टेस्ट बुकलेट आपको 10:45 में मिलेगी। और एक बात और, आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलता है आपको OMR में मिलेगी, ठीक है। बट क्वेश्चन पेपर वो लोग सबमिट कर लेंगे और OMR भी वो सबमिट कर लेंगे। यानी कि अगर जब आप वहाँ से आओगे तो आपकी मेमोरी है कि आपको कितने क्वेश्चन याद रहते हैं कि अगर आप किसी और को बताना चाहते हो तो, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर सबमिट कर लेते हैं। दे शेल राइट विद द रोल नंबर विद द ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। यानी कि आपको क्या करना है, ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, ब्लू नहीं। तो ये जो आपको OMR दिख रही है ये सेम ऐसी ही आपको वहाँ पे मिलने वाली है। 92 क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ अच्छे से फिल करना है, ठीक है ना। ये देखो कि आपको इसे कम्प्लीटली फिल करना है। इस तरीके से अगर आप हाफ फिल करोगे तो ये नहीं चेक होगी, क्योंकि शायद ये कंप्यूटर के जरिए किसी चीज़ से ऐसे चेक करवाते हैं। रफ वर्क के लिए, ऑल रफ वर्क इज टू बी डन इन द टेस्ट बुकलेट, आपको साइड में 2-3 पेज मिलते हैं, वहाँ पे आपको अपना रफ वर्क करना है। के बाद द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड, कीप 1 स्पेयर अटेस्टेड फोटोग्राफ विद देम। आपको अपने साथ आपका फोटोग्राफ लेके जाना है और आपको अपना एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है। एंड रोल नंबर विद द वैलिड ID प्रूफ, कोई भी एक वैलिड ID प्रूफ ले जाना। यूज ऑफ एनी कैलकुलेटिंग डिवाइस लाइक स्लाइड, लॉग टेबल्स, ये तो सबको बताइए प्रोहिबिटेड है। हॉस्टल फैसिलिटी, द हॉस्टल अकोमोडेशन में बी पॉसिबल इन द अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। यानी जो हॉस्टल है वो बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग है, और ये किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया वालों को मिलेगा। और अगर आपके घर की डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर से ज़्यादा है। इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स, अब किसी बच्चे के सपोज 250 नंबर एक बच्चे क्या है, 250 नंबर एक बच्चे क्या है, तो इस केस में क्या होगा, द कैंडिडेट सिक्योर अ हायर परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आपकी जो 12th क्लास की परसेंटेज है ना, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दे देंगे, जिसकी ज़्यादा होगी उसे मिल जाएगा। सपोज अगर उसकी वो चीज़ भी सेम आई है तो डेट ऑफ बर्थ, जो एज में बड़ा होगा उसे एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद आता है कि द कोर्स बाय द प्रिस्क्राइब डेट हिज, हाँ अब सपोज जैसे आपकी काउंसलिंग हुई मान लो जुलाई में हुई, 20 जुलाई को, ठीक है। उन्होंने बोला कि आपको ऑफर लेटर लेने 23 जुलाई को आना है, तो जो बच्चा ऑफर लेटर लेने नहीं जाएगा दैट मीन्स कि उसकी सीट वो किसी और को दे देंगे। एंड यहाँ पे साफ लिख रखा है इन द कैटेगरी विदाउट एनी फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। इसके बाद ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, यहाँ पे वैसे मेंशन कर रखे हैं तो आप बनवा के रख लेना पहले ही। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द ऑफिशियल्स स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस शोइंग, SC ST है, PWD OBS, ताकि एग्जाम के टाइम पे मतलब काउंसलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत ना है। तो पहले से अगर आपको रिन्यू कराना है तो आप वो करा लेना। मतलब जुलाई में आपकी काउंसलिंग होनी है तो उससे पहले आप ये सारे सर्टिफिकेट्स का आप लोग देख लेना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, अगर आप स्कूल से पास आउट होकर आ रहे हो तो आप वहाँ से ले लेना, और कोई सपोज आपने कोई डिप्लोमा करा है या और कोई डिग्री ले रखी है तो वहाँ से आप ले लेना। एवरी स्टूडेंट ऑफ BSc MT रेडियोग्राफी, देखो यहाँ पे नाइट और इवनिंग पोस्टिंग लगती है, इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है। इवनिंग पोस्टिंग होती है आपकी 2 बजे से लेके 8 बजे तक, जो कि सिर्फ गर्ल्स की लगती है। नाइट पोस्टिंग होती है आपकी रात के 8 बजे से लेके अगले सुबह 8 बजे तक, जो कि सिर्फ बॉयज़ की लगती है। और ये फर्स्ट ईयर में तो नहीं लगती है, मतलब ऐसा है कि फर्स्ट ईयर एंड होने पे ये इवनिंग नाइट लगती है। तो बट यहाँ पे आपको पहले से मेंशन कर रखा है। अ बॉन्ड वर्थ ₹50,000 का बॉन्ड है अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ देते हो सीट लेकर। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट वुड बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द कॉलेज एंड वुड बी रिटर्न ओनली आफ्टर द कंप्लीशन। यानी आपके सारे डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये लोग सब जमा कर लेते हैं। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो ही आपको वो मिलेंगी। फीस बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का सा फीस का इंक्रीमेंट है, 25,000 थी जो कि बढ़ा के 27,440 कर दी फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर की 22,540 और थर्ड ईयर की भी सेम है। इसके बाद ये फीस का देखें तो हम SC ST वालों के लिए हैं 14,640 एंड PWD वालों के लिए हैं 9,120। तो आप ये देख लेना एक बार। बाकी आई होप यू लाइक द वीडियो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अगर न्यू अपडेट आए तो अगर मैं वो आपको बताऊं तो वो आपको पता चल जाए।